हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी टाइम। फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे करेंट अफेयर के कुछ अति महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के बारे में, जो कि आपके आने वाले सभी एग्जामों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि हाल ही में बिहार की कौन सी संस्था अति संवेदनशील भूकंप क्षेत्र में स्थित उत्तर बिहार की मिट्टी पर रिसर्च करेगी। ऑप्शन ए NIT, ऑप्शन बी IIT, ऑप्शन सी MIT, ऑप्शन डी NIFT या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इस तरह से हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी यानी MIT। तो चलिए इसके फैक्ट को देखते हैं। फैक्ट, हाल ही में बिहार के मुजफ्फरपुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी द्वारा उत्तरी बिहार में स्थित अति संवेदनशील मिट्टी पर रिसर्च किए जाने की घोषणा की गई है, जिसके तहत भूकंप तत्वों का पता लगाकर तथा मिट्टी को कमज़ोर करने वाले कणों का पता लगाकर उससे मजबूत करने की टेक्निक पर काम किया जाएगा। मुजफ्फरपुर प्रौद्योगिकी संस्थान बिहार के मुजफ्फरपुर में स्थित सार्वजनिक सह शिक्षा वाला इंजीनियरिंग महाविद्यालय है। इसकी स्थापना 1954 में की गई थी। चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में बिहार के प्रधानाध्यापक मनकेश्वर प्रसाद को अप्रिशिएट अवार्ड से नवाजा गया है। वे किस जिले के रहने वाले हैं? ए पटना, बी नालंदा, सी भागलपुर, डी मोतिहारी या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इस तरह से हमारे सेकंड क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है मोतिहारी, यानी हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसके फैक्ट को देखते हैं। शिक्षा में बदलाव को लेकर अतिरिक्त प्रयास करने को लेकर रोल मॉडल स्कूल के रूप में चयनित स्कूल प्रखंड के राजकीय मध्य विद्यालय नोनया के प्रधानाध्यापक मनकेश्वर प्रसाद को अरविंदो सोसाइटी के प्रमुख अशोक शर्मा द्वारा अप्रिशिएट अवार्ड से नवाजा गया है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस जिले में स्थित जगतपुर झील से पर्यावरणविदों की टीम ने पक्षियों की गणना का कार्य शुरू किया है? ए भागलपुर, बी मधेपुरा, सी मुजफ्फरपुर, डी मुंगेर, ई इनमें से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इस तरह से हमारा इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा भागलपुर, यानी क्वेश्चन नंबर 3 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए भागलपुर। ठीक है, तो चलिए इसके फैक्ट को देखते हैं। जगतपुर झील का पर्यावरणविद की टीम ने अरविंद मिश्रा के नेतृत्व में निरीक्षण किया। यहाँ पहली बार पक्षियों की गिनती का कार्य शुरू हुआ। टीम ने कहा है कि बिहार में अब वैसे जलाशयों को चिन्हित किया जाएगा जहां विदेशी और स्थानीय पक्षी बड़ी संख्या में आते हैं। इन पक्षियों की स्थिति के आधार पर हमारी जल भूमि की स्थिति क्या है और जल संरक्षण की नीतियां कैसे निर्धारित करनी है, इसकी भी जानकारी मिलेगी। झील में विभिन्न प्रजातियों के करीब 2500 पक्षी दिखे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में बिहार के किस व्यक्ति को ग्लोबल फैकल्टी अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए मोहित शर्मा, ऑप्शन बी शोभित कपूर, ऑप्शन सी डॉक्टर संजीव कुमार, ऑप्शन डी डॉक्टर राजीव शुक्ला, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इस तरह से हमारे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी डॉक्टर संजीव कुमार। तो चलिए इसके फैक्ट को देखते हैं। बिहार के
डॉक्टर LKVD कॉलेज ताजपुर के वनस्पति विज्ञान के विभागाध्यक्ष डॉक्टर संजीव कुमार विद्यार्थी को अंतर्राष्ट्रीय ग्लोबल फैकल्टी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यह सम्मान AKS फाउंडेशन दिल्ली द्वारा 15 जनवरी 2022 को आयोजित दिल्ली के एक कार्यक्रम में दिया गया। यह सम्मान विश्व के 26 देशों से प्राप्त हुए नॉमिनेशन से 100 लोगों का चयन शिक्षा एवं रिसर्च के क्षेत्र में उत्कृष्ट और सराहनीय कार्य के लिए दिया जाता है। इससे पूर्व डॉक्टर विद्यार्थी को फेलो ऑफ इंडियन बोटैनिकल सोसाइटी अवार्ड से सम्मानित किया गया था। ठीक है, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को देख सकते हैं। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत और किस देश की नौसेना ने पैसेज अभियान का आयोजन किया है। ऑप्शन ए सिंगापुर, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी ब्रिटेन, ऑप्शन डी रूस या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इस तरह से हमारा इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो रसिया होगा, यानी रूस। हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए इसके फैक्ट को देखते हैं कि हाल ही में भारतीय नौसेना के स्वदेश में डिजाइन और निर्मित की गई गाइडेड मिसाइल विध्वंसक INS कोची ने रूस की नौसेना के RFS एडमिरल ट्रिब्यूट्स के साथ अरब सागर में पैसेज अभ्यास किया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, इसी में इसका फैक्ट है, इस अध्याय में दोनों देशों की नौसेनाएं ने आपसी सामंजस्य और आपसी क्रियाशीलता का प्रदर्शन किया। यह अभ्यास मित्र देशों की नौसेनाओं के बीच पारस्परिकता बढ़ाना, तालमेल को बेहतर करना और बेहतरीन कार्य प्रणाली को अपनाने के उद्देश्य से आयोजित किया जाता है। इसके साथ पैसेज अभ्यास यह सुनिश्चित करता है कि दोनों देशों की नौसेनाएं युद्ध या मानवीय राहत के समय में संवाद और सहयोग कर सके। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में नॉर्थ ईस्ट ऑन व्हील्स अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया। ए रेखा शर्मा, बी मीनाक्षी लेखी, सी स्मृति ईरानी, डी निर्मला सीतारमन, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी मीनाक्षी लेखी। ठीक है, चलिए इसके फैक्ट को देखते हैं। पूर्वोत्तर राज्य की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने नई दिल्ली में नॉर्थ ईस्ट ऑन व्हील्स अभियान शुरू किया है। इस वर्ष आज़ादी का अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में 8 से 16 अप्रैल तक बाइक अभियान निर्धारित किया गया है। इस अभियान में देश भर से हिस्सा लेने वाले 75 बाइकर्स का चयन किया जाएगा। ये बाइकर्स 6 समूहों में पूर्वोत्तर क्षेत्र में लगभग 9000 किलोमीटर की दूरी तय करेंगे। यह अभियान पर्यटन मंत्रालय की देखो अपना देश पहल को भी बढ़ावा देगा। साथ ही ये बाइकर्स सड़क सुरक्षा के महत्व को भी संदेश देंगे। राइडर्स द्वारा तय की जाने वाली 9000 किलोमीटर की दूरी पूर्वोत्तर के 7 राज्यों को भ्रमण कराएगी। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विराट कोहली ने क्रिकेट के किस फॉर्मेट की कप्तानी छोड़ दी है। ए T20 फॉर्मेट, बी वनडे फॉर्मेट, सी टेस्ट फॉर्मेट या डी पिंक बॉल टेस्ट फॉर्मेट या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं या उपयुक्त में से अधिक। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी टेस्ट फॉर्मेट। चलिए इसके फैक्ट को देखते हैं। हाल ही में विराट कोहली ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ
सीरीज में मिली हार के बाद भारतीय टेस्ट टीम की कप्तानी छोड़ दी है। कोहली को वर्ष 2014 में भारतीय टेस्ट टीम का कप्तान नियुक्त किया गया था। पिछले वर्ष विश्व कप के बाद कोहली ने T20 की कप्तानी छोड़ दी थी। बाद में BCCI ने वनडे की कप्तानी से कोहली को हटा दिया था। इसी के साथ कोहली पिछले 3 महीनों के अंदर तीनों फॉर्मेट की कप्तानी से हट गए हैं। अब कप्तानी के लिए रोहित शर्मा, KL राहुल और जसप्रीत बुमराह को नाम का चयन किया गया है। इन तीनों खिलाड़ियों में से किसी एक को भारतीय टीम का कप्तान नियुक्त किया जा सकता है। हाल ही में BCCI ने रोहित शर्मा को वनडे क्रिकेट की कप्तानी कमान सौंपी थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में देश का सबसे ऊंचा खेल स्टेडियम बनकर तैयार हो गया है? A. लद्दाख, B. हिमाचल प्रदेश, C. गुजरात, D. जम्मू कश्मीर एंड E. इनमें से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा लद्दाख। हाल ही में लद्दाख में देश का सबसे ऊंचा खेल स्टेडियम बनकर तैयार हो गया है। यहाँ जल्द ही खेल गतिविधियाँ भी आरंभ हो जाएगी। इसके अलावा यहाँ 1000 बेड का युवा हॉस्पिटल भी तैयार किया जा रहा है। इसके बाद यह देश का सबसे आकर्षक फुटबॉल परीक्षण और खेल आयोजन केंद्र बन जाएगा। यह स्टेडियम 11,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। सितंबर 2020 में तत्कालीन खेल राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने 12.5 करोड़ रुपए की लागत से लेह में जिम्नेजियम हॉल, फुटबॉल स्टेडियम के लिए एस्ट्रोटर्फ और एथलेटिक्स ट्रैक का शिलान्यास किया था। इस स्टेडियम का निर्माण खेलो इंडिया के तहत आधारभूत ढांचे के विकास की नीति के तहत किया जाएगा। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने बांग्लादेश को भारत के किस राज्य से जोड़ने के लिए एक हाईवे बनाने का फैसला किया है? A. मेघालय, B. मिजोरम, C. त्रिपुरा या D. असम। तो इस तरह से जो हमारे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन C, त्रिपुरा से। ठीक है, तो चलिए इसके फैक्ट को देखते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने त्रिपुरा और बांग्लादेश को जोड़ने के लिए एक हाईवे बनाने का फैसला किया है। इसके जरिए बांग्लादेश के कोमिला शहर को त्रिपुरा के उदयपुर से जोड़ा जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना सड़क मार्ग के जरिए बांग्लादेश को भारत से जोड़ना है। ऐसे करने के लिए त्रिपुरा आदर्श जगह है। त्रिपुरा 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। हाल ही में नरेंद्र मोदी ने त्रिपुरा के महाराजा वीर विक्रम हवाई अड्डे के नए टर्मिनल का उद्घाटन किया है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के किस स्थान पर विश्व का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया? ऑप्शन A गांधीनगर, ऑप्शन B जैसलमेर, ऑप्शन C लद्दाख, ऑप्शन D जम्मू कश्मीर और ऑप्शन C इनमें से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इस तरह से हमारे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा राजस्थान का जैसलमेर। तो चलिए इसके फैक्ट को देखते हैं। सेना दिवस के अवसर पर जैसलमेर में भारत पाकिस्तान सीमा पर विश्व का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। इसे खादी से बनाया गया है। राष्ट्रीय ध्वज को जैसलमेर के उसी लोंगेवाला क्षेत्र में फहराया गया जहां 1971 की जंग में भारत ने
पाकिस्तान को हराया था। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सॉरी, इसी में और फैक्ट है। इस झंडे को सार्वजनिक तौर पर 5वीं बार फहराया गया। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के अनुसार खादी से बने इस झंडे की लंबाई 225 फीट और चौड़ाई 150 फीट और वजन लगभग 1400 किलोग्राम है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज का अगला प्रश्न कि हाल ही में साझा सेवा केंद्र यानी CSC द्वारा व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करने के लिए किस ऐप की शुरुआत की गई है? ए योग्यता, बी प्रखर, सी कौशल, डी युवा विकास या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इस तरह से हमारे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा योग्यता यानी ऑप्शन ए। ठीक है, तो चलिए इसके फैक्ट को देखते हैं। हाल ही में साझा सेवा केंद्र ने ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं और नागरिकों को व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करने के लिए और उनके कौशल विकास के लिए मोबाइल ऐप योग्यता शुरू की है। यह ऐप लक्षित समूह को साझा सेवा केंद्रों की पहुंच का लाभ उठाएगा, साथ ही कौशल और शैक्षणिक योग्यता को बढ़ाने वाले पाठ्यक्रमों तक पहुंच उपलब्ध कराएगा। इससे ग्रामीण युवा साइबर सुरक्षा, CAD और 3D प्रिंटिंग जैसे क्षेत्रों में रोजगार के लिए तैयार हो सकेंगे। कोविड महामारी की वजह से ई-लर्निंग को न केवल व्यावसायिक शिक्षा मॉडल के रूप में बढ़ावा मिला है, बल्कि वर्तमान समय में यह एक ज़रूरत भी बन चुका है। तो चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न कि हाल ही में इंडिया ओपन 2022 का खिताब किसने जीता है? ए लोह कीनिएव, बी असलान करक्सेव, सी एंडी मरे या डी लक्ष्य सेन या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इस तरह से हमारे 12वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा लक्ष्य सेन यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए इसके फैक्ट को देखते हैं। हाल ही में लक्ष्य सेन ने इंडिया ओपन 2022 में एकल स्पर्धा का खिताब अपने नाम कर लिया है। 20 वर्षीय लक्ष्य ने मौजूदा विश्व चैंपियन लोह कीनिएन को हराकर यह खिताब जीता। विश्व चैंपियन में कांस्य पदक जीतने वाले उत्तराखंड के लक्ष्य सेन पहली बार BWF वर्ल्ड टूर सुपर 500 इवेंट के फाइनल में पहुंचे थे। लक्ष्य सेन को यह मुकाबला जीतने में 54 मिनटों का समय लगा। लक्ष्य सेन के करियर का यह पहला सुपर 500 खिताब है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में एशिया के सबसे बड़े बायो CNG प्लांट में गैस उत्पादन शुरू हो गया है। यह प्लांट किस शहर में स्थित है? ए भुवनेश्वर, बी पुणे, सी इंदौर, डी नागपुर या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा सी इंदौर। मध्य प्रदेश का सबसे स्वच्छ सिटी इंदौर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा इंदौर। ठीक है, चलिए इसके फैक्ट को देखते हैं। 17 जनवरी 2022 से एशिया के सबसे बड़े बायो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस प्लांट से गैस का उत्पादन शुरू हो गया है। यह प्लांट देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर में स्थापित किया गया है। ठीक है, चलिए इसके और फैक्ट को देखते हैं। अभी परीक्षण के तौर पर 250 से 500 किलो बायो CNG तैयार की गई है। 25 जनवरी 2022 से इस प्लांट में 50 टन गीले कचरे से 1500 से 1700 किलो बायो CNG का
उत्पादन प्रतिदिन हो सकेगा। इस प्लांट में तैयार होने वाली 50% बायो CNG सिटी बसों को दी जाएगी। इसके अलावा 50% गैस उद्योगों को बॉयलर चलाने के लिए देंगे। ठीक है, मतलब दी जाएगी। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि कथक के प्रख्यात नर्तक पंडित बिरजू महाराज का निधन कब हुआ? ऑप्शन ए 15 जनवरी 2022, ऑप्शन बी 16 जनवरी 2022, ऑप्शन सी 17 जनवरी 2022, ऑप्शन डी 18 जनवरी 2022 या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इस तरह से हमारे 14वें क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 17 जनवरी 2022 को कथक के प्रख्यात नर्तक पंडित बिरजू महाराज का निधन हो गया। तो चलिए इसके फैक्ट को देखते हैं। पारंपरिक भारतीय नृत्य शैली कथक को विश्व पटल पर ले जाने वाले प्रख्यात कथक नर्तक पंडित बिरजू महाराज का 17 जनवरी 2022 को अपने घर पर निधन हो गया। उनके निधन की जानकारी उनकी पोती ने दी। बिरजू महाराज के निधन से समूचे कला क्षेत्र में शोक की लहर फैल गई। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से लेकर उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू और PM मोदी ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। कथक सम्राट पंडित बिरजू महाराज के निधन पर PM मोदी ने शोक जताया। PM ने बिरजू महाराज के साथ अपनी एक तस्वीर ट्वीट करते हुए लिखा कि भारतीय नृत्य कला को विश्व भर में विशिष्ट पहचान दिलाने वाले पंडित बिरजू महाराज जी के निधन से अत्यंत दुख हुआ है। उनका जाना संपूर्ण कला जगत के लिए एक अपूरणीय क्षति है। 1986 में पंडित बिरजू महाराज को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं और ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। हमारा 15वां क्वेश्चन है, फोर्ब्स की सर्वाधिक कमाई करने वाले शीर्ष 10 महिला खिलाड़ियों में से वर्ष 2021 में किसे शीर्ष स्थान मिला है, माने फर्स्ट रैंक मिला है? ए PV सिंधु, बी नाओमी ओसाका, सी एशले बार्टी, डी साइना नेहवाल या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इस तरह से हमारे इस लास्ट क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा नाओमी ओसाका, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसके फैक्ट को देखते हैं। जापानी टेनिस नाओमी ओसाका वर्ष 2021 में दुनिया में सर्वाधिक कमाई करने वाली महिला खिलाड़ियों में शीर्ष पर हैं। फोर्ब्स की सर्वाधिक कमाई करने वाली शीर्ष 10 महिला खिलाड़ियों की सूची में भारतीय शटलर PV सिंधु 7वें नंबर पर हैं। 10 खिलाड़ियों में से 10 खिलाड़ियों में से शीर्ष 3 सहित कुल 5 टेनिस की है। शीर्ष 10 खिलाड़ियों ने पिछले साल मिलकर करीब 1238 करोड़ रुपए यानी 167 मिलियन डॉलर की कमाई की, जो पिछले साल से 23% अधिक है। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 में महिला एकल का खिताब नाओमी ओसाका ने जीता। तो आज का हमारा ये क्वेश्चन यहीं पर समाप्त होता है। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ाई करते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।